नमस्कार आदाब, मैं शर यासिर। स्वागत है आपका सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। रमजान के दौरान मुसलमानों के लिए काम के घंटे कम करने के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सरकार के फैसले पर राज्य मंत्री पूनम प्रभाकर ने कहा है कि जब बीजेपी की गठबंधन वाली आंध्र प्रदेश में सरकार है और एक जियो जारी किया गया है कि सभी मुस्लिम कर्मचारी रमजान के महीने में नमाज के लिए जा सकते हैं, ये नया नहीं है, ये पिछले 25 सालों से हो रहा है। हमने भी इसी तरह का आदेश जारी किया था और अब वो इस पर राजनीति कर रहे हैं। विकास पर राजनीति होनी चाहिए और ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। तेलंगाना बीजेपी नेता से सवाल पूछ रहा हूं, जब आपका कोलिशन गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना सरकार से पहले जीवो निकाला गवर्नमेंट नंबर 1638/458 GAD के मुताबिक 11 तारीख फरवरी ने मेमो निकाला है। रमजान का महीने में सब मुसलमान कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्स सरकार की नौकरी के लोग नमाज के लिए जा सकते हैं। ये आज की तारीख में नहीं हो रहा, 25 साल से हो रहा है, उससे पहले से भी हो रहा है। वैसे ही तेलंगाना सरकार 15 तारीख हमने भी एक सर्कुलर निकाला है, इसको लेकर राजनीति कर रहे। अरे राजनीति डेवलपमेंट में करने की कोशिश करो। केंद्र सरकार से तेलंगाना को कुछ लाने का हिम्मत है तो तेलंगाना सरकार के कुछ लाने के लिए कोशिश करो। हर चीज को मजहब के नाम पे राजनीति करने का बंद करो। ये ऐसी नई बात नहीं है। आज ही तेलंगाना कांग्रेस सरकार ऐसा कोई जीवो निकाला है, कोई सर्कुलर निकाला, ऐसा नहीं है। तेलंगाना सरकार ने राज्य की विकास रणनीतियों को बढ़ाने के लिए तेलंगाना विकास योजना सोसाइटी के लिए एक सलाहकार समिति की स्थापना की है। राज्य योजना विभाग ने समिति के प्रमुख उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए आदेश जारी किए हैं। इस पहल का उद्देश्य आपदा रोकथाम के लिए व्यापक योजनाएं बनाना, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का विश्लेषण करना और राज्य के आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में अंतराल की पहचान करना है। समिति डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमांक की अध्यक्षता में काम करेगी और इसमें विभिन्न क्षेत्रों के 8 विशेषज्ञ शामिल होंगे। सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि समिति के विश्लेषण राज्य के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों योजनाओं को तैयार करने में सीधे योगदान देंगे। रमजान के दौरान मुसलमानों के लिए काम के घंटे कम करने के राज्य सरकार के फैसले पर कांग्रेस नेता वी हनुमंत राव ने कहा है कि ये मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार है। लोगों को नमाज पढ़ने और अपना रोजा खत्म करने का समय नहीं मिलता है। यही वजह है कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की शिफ्ट का समय 1 घंटे कम कर दिया है। बीजेपी इसका राजनीतिकरण क्यों करने की कोशिश कर रही है? हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष है। हम हर धर्म का सम्मान करते हैं और इसको अच्छे से मानते हैं। बीजेपी का केवल एक ही एजेंडा है जो हिंदू समुदाय को खुश करता है। पूरा होल डे उपवास रहते, 6 बजने के बाद 6 o'clock से जब पानी पीते, खाना खाते। सरकार सोची भाई साल को एक मरता उनका मौका आता अल्लाह को याद करने के वास्ते, वो नमाज पढ़ते और इफ्तार पार्टी होता। उस वजह से हर मुसलमान एक ही त्योहार है उनका, मतलब बिगेस्ट त्योहार रमजान। 1 महीने में उनको 5 बजे 6 बजे तक रहेंगे तो अपना नमाज पढ़ने का और उपवास खत्म करने का टाइम नहीं मिलता। तो इस वजह से सरकार 1 घंटा 4 बजे 1 आवर एडवांस करे। 5 बजे तक तो सरकार का ड्यूटी है, तो उसमें भी बीजेपी पॉलिटिक्स क्यों भाई? खुश करने का नहीं, हर एक का रहता। अब अपने त्योहारों में भी बराबर मंदिर को जाते होता था। ये छोटे चीजों में भी बीजेपी वाले सिर्फ कांग्रेस मुसलमानों को खुश करना है, नहीं तो हम तो हिंदुओं को खुश करते, तो मुसलमानों को क्यों करते? हम दोनों को बराबर देखते। सिनेमा हॉल में आप जब भी मूवी देखने जाते होंगे तो मूवी से पहले आपको कई तरह के ऐड दिखाए जाते हैं। कई बार तो ये रिपीट भी होते रहते हैं। आपको भी कभी ना कभी इसकी वजह से इरिटेशन महसूस होती होगी। बेंगलुरु में ऐड और समय की बर्बादी को लेकर एक कस्टमर ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। युवक ने आरोप लगाया कि पीवीआर सिनेमा में उसे मूवी टाइम के दौरान कई तरह के ऐड दिखाए गए, जिससे उसका शेड्यूल बाधित हुआ है और उसे मानसिक पीड़ा का सामना करना भी पड़ा है। कंज्यूमर कोर्ट ने समय को धन के समान माना है और इस पर जोर देते हुए पीवीआर
सिनेमा और आइनॉक्स को शिकायतकर्ता को हुए नुकसान की भरपाई करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पीवीआर और आइनॉक्स को शिकायतकर्ता का समय बर्बाद करने के लिए 50,000 रूपए, मानसिक पीड़ा के लिए 5,000 रूपए और शिकायत दर्ज कराने और अन्य राहत के लिए 10,000 रूपए का भुगतान करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पीवीआर सिनेमा और आइनॉक्स पर 1 लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि 2023 में उन्होंने फिल्म सैम बहादुर के लिए शाम 4:05 के शो के लिए 3 टिकट बुक कराए थे। उन्होंने दावा किया है कि फिल्म शाम 6:30 बजे तक खत्म हो जानी थी, जिसके बाद उन्होंने अपने काम पर लौटने की योजना बनाई, लेकिन उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ जब एड और फिल्मों के ट्रेलर स्ट्रीम होने के बाद फिल्म शाम 4:50 पर शुरू हुई, जिसमें लगभग 30 मिनट का समय बर्बाद हुआ। सास बहू का रिश्ता ऐसा होता है जिसमें खटास मिठास दोनों ही होती हैं, लेकिन कर्नाटक के बेंगलुरु में एक बहू को अपनी सास से इस कदर नफरत हो गई कि वो उनकी जान की प्यासी हो गई। बहू ने एक डॉक्टर को व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछा कि किस दवा से सास की हत्या की जा सकती है। महिला का मैसेज पढ़कर डॉक्टर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी। हालांकि महिला कौन है वो नहीं जानते, क्योंकि उसने सारे मैसेज डिलीट करके डॉक्टर का नंबर ब्लॉक कर दिया है। डॉक्टर ने महिला के मैसेज डिलीट करने से पहले ही उसके स्क्रीनशॉट रख लिए थे। वह स्क्रीनशॉट अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। डॉक्टर ने पुलिस को यह भी बताया कि वो सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्रिय है। उन्होंने संदेह जताया कि एक साजिश भी हो सकती है। पुलिस को डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि कुछ दिन पहले मुझे इंस्टाग्राम पर सहाना नामक महिला ने फॉलो किया। वहां उसने मरीज बनकर मुझसे बात की और मेरा फोन नंबर मांगा। मैंने भी उसे फोन नंबर दे दिया। इसके बाद 17 फरवरी को सहाना का मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज आया। कांग्रेस में नई नियुक्तियों के बाद दिल्ली स्थित नए पार्टी मुख्यालय इंदिरा भवन में पहली बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल समेत पार्टी के शीर्ष नेतृत्व मौजूद रहा। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल नए कांग्रेस मुख्यालय में अध्यक्ष समेत जिला स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जिला नेताओं को दिल्ली आने के बजाय क्षेत्र में काम करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र के कांग्रेस के शीर्ष सूत्रों के मुताबिक नए पार्टी मुख्यालय में पहली बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं को कई तरह के निर्देश दिए गए हैं। जिला नेताओं की समस्याएं प्रदेश स्तर पर, अध्यक्ष स्तर पर और फिर प्रभारी स्तर पर सुनी जाएंगी। इसके अलावा वो प्रभारी महासचिव या प्रदेश में प्रभारी के दौरे पर अपनी बात रख सकते हैं। साथ ही साथ सभी प्रभारियों और महासचिवों की डिजिटल हाजिरी ली जाएगी। वहीं अब सवाल ये है कि जनता की बात तो छोड़िए, कार्यकर्ताओं से दूरी क्या कांग्रेस को संजीवनी देगी। कांग्रेस हाईकमान की बैठक में तय हुआ है कि सभी प्रभारियों और महासचिवों को रोजाना रिपोर्ट कार्ड देना होगा, जिसे फोटो या वीडियो के साथ अपलोड करना होगा। प्रभारी और सचिवों से जुड़े 2-3 युवा सचिवों को निर्देश दिया गया है कि जिन्हें किसी खास राज्य की जिम्मेदारी दी गई है वो वहीं अपना समय बिताएं। उन्हें ये भी कहा गया है कि वो सबकी बात सुने और प्रभारी महासचिव को रिपोर्ट दें। साथ ही निर्देश दिया गया है कि सचिवों की रिपोर्ट के आधार पर प्रभारी महासचिव और प्रभारी नियमित अंतराल पर अपने क्षेत्र का दौरा करेंगे। हालांकि नए कार्यालय को लेकर कांग्रेस संगठन द्वारा लिया गया ये शुरुआती फैसला है, लेकिन क्या भविष्य में कार्यकर्ताओं और जिला स्तरीय नेताओं को लेकर कोई बदलाव होगा? केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने आज राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया कोष के तहत 5 राज्यों को 1554.99 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दे दी है। 2024 के दौरान आई बाढ़, अचानक बाढ़, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए आंध्र प्रदेश, नागालैंड, ओडिशा, तेलंगाना और त्रिपुरा को ये रकम मिलेगी। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान केंद्र सरकार ने SDRF के तहत 27 राज्यों को 18,322.80 करोड़ रुपए और NDRF के तहत 18 राज्यों को 4,808.30 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इससे पहले केंद्र सरकार ने वायनाड जिले के चुरलमारा और मुंडकई के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में 16 परियोजनाओं के लिए 529.50 करोड़ रुपए की विशेष सहायता को मंजूरी दी थी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग 31 मार्च तक किया जाना है। चित्रदुर्ग रेणुका स्वामी हत्याकांड मामले में अभिनेता दर्शन की जमानत को चुनौती देते हुए बेंगलुरु पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। अगले महीने याचिका की सुनवाई से पहले दर्शन की कानूनी टीम ने कथित तौर पर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से संपर्क किया। सुप्रीम कोर्ट में अपील की सुनवाई 18 मार्च को होगी। सूत्रों से पता चला है कि दर्शन परिवार ने सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट में भी जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रसिद्ध वकील कपिल सिब्बल को नियुक्त किया है। दर्शन के परिवार ने कपिल सिब्बल से मुलाकात की और उन्हें हाई कोर्ट और मामले में दलीलों और बचाव के बारे में विस्तृत
विरुद्ध जानकारी दी है। वरिष्ठ अधिवक्ता CV नागेश ने कर्नाटक हाई कोर्ट में दर्शन के लिए दलीलें रखी थी। अभिनेता दर्शन को 131 दिनों की हिरासत के बाद 30 अक्टूबर को चिकित्सा कारणों का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया था। बाद में हाई कोर्ट ने 13 दिसंबर को दर्शन और मुख्य आरोपी पवित्रा गौड़ा सहित अन्य आरोपियों को सामान्य जमानत दे दी थी। बेंगलुरु पुलिस ने हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए दिसंबर के अंत में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। केरल में एक खौफनाक रैंगिंग का मामला सामने आया है। त्रिवंतपुरम के एक सरकारी कॉलेज में 7 सीनियर्स ने एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के साथ 1 घंटे तक मारपीट की और उसे थूका हुआ पानी पिलाने की कोशिश की। कॉलेज प्रशासन ने इस मामले में सभी 7 सीनियर्स को सस्पेंड कर दिया है। पुलिस ने भी केस दर्ज किया है। मामला त्रिवंतपुरम के करियावट्टो गवर्नमेंट कॉलेज का है। इसी कॉलेज की एंटी रैंगिंग सेल ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसी के आधार पर पूरा मामला क्रमबद्ध तरीके से सामने आया है। रिपोर्ट के बाद ही 7 सीनियर्स को सस्पेंड करने का फैसला लिया गया। साथ ही आपको बता दें कि ये सभी 7 स्टूडेंट्स केरल की सत्ताधारी पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के स्टूडेंट विंग स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के हैं। करियावट्टो गवर्नमेंट कॉलेज में 11 फरवरी को सीनियर्स और जूनियर्स के बीच झगड़ा हुआ था। इसमें एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट घायल हुआ था। उसने सीनियर्स के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस पर शिकायत करने की वजह से ही सीनियर्स और ज्यादा गुस्सा हो गए। ये सीनियर शिकायत करने वाले फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के हॉस्टल में घुसे और उसे खोजा। जब तक वो नहीं मिला तो उसके साथ रहने वाले एक अन्य छात्र को उसके साथ ले गए। इस छात्र को SFI के एक्टिविटी रूम में ले जाया गया। पीड़ित छात्र का कहना है कि यहाँ उसे घुटनों के बल बिठाकर पीटा गया। करीब 1 घंटे तक उसके साथ मारपीट की गई। पीड़ित ने यह भी बताया कि उसने जब पीने के लिए पानी मांगा तो उसे थूक कर पानी दिया गया। जब उसने ये पानी पीने से मना किया तो उसे और पीटा गया। तमिलनाडु में कैबिनेट की बैठक 25 फरवरी को मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन की अध्यक्षता में होगी। ये घोषणा की गई है कि ये 25 फरवरी को दोपहर 12 बजे होगी। तमिलनाडु विधानसभा की अगली बैठक 14 मार्च को सुबह 9:30 बजे सचिवालय स्थित विधानसभा हॉल में होगी। उस दिन विधानसभा में अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट वक्तव्य पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करेंगे। इसमें कई महत्वपूर्ण घोषणा शामिल होने की उम्मीद है। तमिलनाडु विधानसभा अगले साल आम चुनाव का सामना कर रही है। साथ ही अगले साल पेश की जाने वाली बजट रिपोर्ट एक अंतरिम बजट रिपोर्ट होगी। इसलिए ये 16वें विधानसभा सत्र में DMK के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा प्रस्तुत अंतिम और पूर्ण वित्तीय बजट होगा। इसकी वजह से सभी दलों के बीच वित्तीय वक्तव्य का विरोध प्रबल हो सकता है। इस स्थिति में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले प्रमुख पहलुओं पर चर्चा करने के लिए तमिलनाडु मंत्रिमंडल की 25 फरवरी को बैठक होगी। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत TV के साथ।